All right. So fourth C, what do you say? Fourth C is correct. All right. एक बार चेक कर लीजिए. 2 4 कार्बन हो गया. हाइड्रोजन 6 into 12 and 6 to 12, 6 here, 4 to 8, 14. All right. C option. We'll pick C option. ठीक है. Fourth C. All right. Question number 5. A few drops of lemon juice is added to milk to make curd. अब बच्चे lemon juice is acidic in nature, तो milk will curdle and it will form curd. After a few hours, milk turns into curd. The given graph is plotted by observing the given situation. So बच्चे with increasing time, pH will fall. pH decreases. क्यों? Due to formation of lactic acid. Just a moment. pH क्यों गिरेगा? Due to formation of lactic acid. All right. तो इसमें क्या है? Acidity of milk increases with time. Correct. pH of value of milk becomes high with time. Wrong. Basicity of milk increases with time. देखो all of the above नहीं है इसमें, तो all of the above देख के कभी भी ये कंक्लूड ना करना कि इसका आंसर all of the above होगा. ओके, ये चीज का ध्यान रखना है बच्चे. विद टाइम pH वैल्यू विल बिकम हाई. बच्चे ये ऑप्शन भी गलत है. इट विल बिकम लो. pH will become low, not high. All right. Chalo. I hope this is clear. So we'll pick option A. Question number 6. All right. This is again NCERT की बुक की क्वेश्चन है. Very important. अगर ये बच्चे क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा. MnO2 HCl MnCl2 2H2O Cl2. ओके. अब बच्चे इसमें रिड्यूस क्या हो रहा है? MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to Cl2. This is reduced and this is oxidized. Okay. तो बच्चे represent the substance reduced and oxidizing agent. अब बच्चे कौन सी चीज reduce हुई? MnO2 is reduced and which is oxidizing agent? जो चीज reduce हुई वही oxidizing agent है. So we'll pick option A. The substance which is reduced वही oxidizing agent होता है. 6th A. Clear? 6th A आएगा. The substance which is reduced, it is going to act as oxidizing agent also. तो दोनों का आंसर MnO2 है. चलो next question number 7. The chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate. But this is a double displacement reaction. Potassium iodide and lead nitrate. और बच्चे इसमें PbI2 का प्रेसिपिटेट भी बनेगा. येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा PbI2 का. तो डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एंड बच्चे आपको एक चीज ये याद रखनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस. रीजन? क्योंकि इसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 8. मैग्नीशियम नाइट्रेट पेरेंट एसिड पेरेंट बेस. तो बच्चे मैग्नीशियम नाइट्रेट पेरेंट बेस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड पेरेंट एसिड इज HNO3. तो इसका डी ऑप्शन है. पेरेंट बेस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड पेरेंट एसिड इज नाइट्रिक एसिड. ऑल राइट. ये वाला क्वेश्चन तो बच्चे ऐसे लग रहा है कि बोर्ड में पक्का ही आने वाला है, क्योंकि सैंपल पेपर्स में हर एक में ये एक क्वेश्चन होता ही है. pH फाइंड करना अननोन सॉल्ट का या उसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस को डिस्क्राइब करना. चलो क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. बच्चा दिस इज टॉकिंग अबाउट क्लोर एल्कली प्रोसेस. तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड. क्लोरीन गैस कहां बनेगी? एनोड पे. दिस इज ट्रू. Sodium hydroxide solution is formed near cathode. True. Hydrogen gas is given off at the cathode. True. तो बच्चे इसमें all of the above है. In this question you have all of the above. जहां भी बचे all of the above है या none of the above है, उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के फिर कंक्लूड करना है.
डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन कि नन ऑफ द अबव होगा या ऑल ऑफ द अबव होगा। सिमरन, यस, इट इज वेरी इजी टू फाइंड। आपको याद थोड़ी करना है, आपको सॉल्ट से देख के पता लगेगा। ये मैंने आपको तरीका बताया भी था। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखो, MgNO3 ट्वाइस। अब बच्चे जो भी सॉल्ट में कटायन होता है पॉजिटिव पार्ट, उससे बेस बनेगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव पार्ट से हमेशा बेस बनती है, और ये जो नेगेटिव पार्ट है NO3, इससे एसिड कौन सा बनेगा? HNO3। बच्चे क्लास 10th में तो एसिड ही बहुत कम है, HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3, H3PO4 एंड 1 CH3COOH। बस आपको ये 6 ही एसिड याद रखने हैं। ओके, उसके बाद बचे पेरेंट बेस, तो आपको पता ही लग गया। पेरेंट बेस कैसे निकलेगा? जो भी आपका पॉजिटिव कटायन है उसको आप बेस बनाओगे, और जो नेगेटिव पार्ट है उससे आप एसिड बनाओगे। लेट्स से इफ यू हैव दिस सॉल्ट CH3COONA, तो Na पॉजिटिव पार्ट है, इससे बनेगा NaOH, एंड ये CH3COO नेगेटिव है, इससे एसिटिक एसिड। मुझे तो लगा था ये आपको आता होगा। इसमें याद थोड़ी करना है कि ये सॉल्ट इस एसिड बेस से बनता है, हमें तो बस उसके पेरेंट एसिड पेरेंट बेस उसके फॉर्मूला से ही पता लग जाएंगे। सिमरन, इज दिस क्लियर? ये तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे करना है। हमें ये रट्टे थोड़ी मारने की इस सॉल्ट में से ये एसिड और बेस बनेगा, या इससे ये सॉल्ट बना है। बच्चे दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट। आप पॉजिटिव पार्ट से बेस बनाओ, नेगेटिव पार्ट से एसिड बना दो। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑन लिटमस पेपर? बच्चे देखो, सोडियम कार्बोनेट जो है इट इज बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं बोला गया है कि ड्राई है कि पेस्ट है, राइट? इसमें ये नहीं बोला गया कि इसका सोल्यूशन यूज किया गया कि ड्राई यूज किया है, तो इस क्वेश्चन में अब यही डाउट है, अदरवाइज इट इज बेसिक इन नेचर। अगर आप इसे सोल्यूशन में मिलाओगे तो बेसिक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक ये भी ऑप्शन है, नो चेंज ऑन लिटमस, तो यही मेरे को डाउटफुल लग रहा है, यही मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। तो ये ड्राई पाउडर भी तो हो सकता है, ड्राई सॉल्ट भी तो हो सकता है, और अगर ये ड्राई सॉल्ट है तो ये लिटमस पे कोई एक्शन नहीं दिखाएगा, और वो ऑप्शन भी है। अनीशा, हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है? यही तो प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जहां आपको एक से ज्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मेरा एडवाइस है कि इसको छोड़ दो, लीव। अनीशा, सीबीएसई को क्यों चैलेंज करना है? सीबीएसई आपको ऑप्शन दे तो रही है, 24 में से 20 क्वेश्चन कर लो, जो आपको बिल्कुल गारंटीड है वो क्वेश्चन कर लो, इसको छोड़ दो। सीबीएसई को चैलेंज करने में क्यों टाइम वेस्ट करना है? देखो, इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है कि ये नहीं पता लग रहा कि ड्राई है कि सोल्यूशन है, तो मेरे को दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर बच्चे ये नो चेंज ना होता तब तो मैं रेड लिटमस ब्लू पकड़ लेता, पर प्रॉब्लम ये है कि ये भी दिया हुआ है नो चेंज ऑन लिटमस, तो आई कैन नॉट जज। इज इट क्लियर? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में ही भलाई है। 4 क्वेश्चन छोड़ तो सकते हो, छोड़ दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी दी डायग्राम ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये तो पक्का ही क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कुछ। अगेन लेबलिंग कर लो बच्चे। दिस इज नंबर 3 इज पल्मनरी वेन, नंबर 2 इज पल्मनरी आर्टरी, ओके, एंड दिस पोर्शन राइट साइड। और ये क्या दिखाया है? नंबर 2 क्या दिखाया है? कैपिलरीज। आई थिंक नंबर 2 कैपिलरी दिखाया है, राइट, नीचे वही लेबलिंग है। एंड नंबर 4 ये क्या दिखा रहा है? ओके, दिस साइड, ऑल राइट, सो दिस इज एओर्टा, दिस हैज टू बी एओर्टा, ऑल राइट।
चलो लेट्स ट्राई टू सी करेक्ट लेबलिंग एंड फंक्शन. Number 1 is pulmonary artery. True. Thick walled and carries blood from body to lungs. Bache, this is wrong. It carries blood from heart to lungs. Capillary, one cell thick and helps in exchange of gases. यही हमारा आंसर है. Capillary, one cell thick and helps in exchange of gases. अगर आप चाहो तो इससे आगे पढ़ सकते हो. वैसे आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है. कोडिंग है? नहीं है. कोडिंग नहीं है. सिंगल एमसीक्यू है. Pulmonary vein, thick wall and carried blood from lungs to various body parts. This is also wrong. C part भी गलत है. Pulmonary vein are thin walled and they carry blood from lungs to heart. Aorta thin walled हो ही नहीं सकता, तो D ऑप्शन भी गलत है. तो B is the correct answer. B is correct answer. अनिरुद्ध, नंबर 2 कैपिलरीज है. ये देखो, ये वाला पोर्शन दिखा रहा है कैपिलरीज. बॉडी पार्ट्स नहीं होगा. सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चे हम बॉडी पार्ट्स थोड़ी लेबल करते हैं. ये सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहा है. और वैसे भी देख लो, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं सही है. कैपिलरी वाला ऑप्शन ही सही है. तो दिस फर्दर स्ट्रेंथन्स की ये कैपिलरी ही शो किया गया है. इसलिए तो हमेशा पहले लेबलिंग करनी जरूरी है. लेबलिंग होनी चाहिए, तभी आप फंक्शन को सही तरीके से जज कर पाओगे. All right, next question. Question number 12. Okay, अब देखो अगेन लेबलिंग. नंबर 2 is stomach, ये तो साफ पता लग रहा है. नंबर 3 is small intestine. What is number 1? बकल कैविटी दिखाया है. बकल कैविटी या माउथ. बकल कैविटी लिख लेते हैं. चलो, now let's try to get to the answer. करेक्ट मटेरियल डाइजेस्टेड इन लोकेशन 1, 2 एंड 3. बच्चे बकल कैविटी में स्टार्च डाइजेस्ट होगा, स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ होगा. तो बच्चे नंबर 1 स्टार्च, ये क्या है? ओके, नंबर 1 में स्टार्च, नंबर 2 में फैट. बच्चे स्टमक में फैट डाइजेस्ट नहीं होता. ए इज रॉन्ग. प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है. स्टार्च इन नंबर 1, नंबर 2 में प्रोटीन, नंबर 3 में भी प्रोटीन. बच्चे दिस कैन बी ट्रू, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा. तो बच्चे मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है. फैट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. दिस इज रॉन्ग. माउथ में सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन होती है, फैट की डाइजेशन नहीं है. सो वी विल पिक ऑप्शन सी. ऑलराइट, चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 13. What is the correct sequence of air during exhalation? बच्चे जब हवा बाहर जाती है, तो बच्चे इसमें क्या आएगा? alveoli. ओके, alveoli, bronchioles, bronchus, trachea. ओके, nostril, pharynx, ये तो गलत है. exhalation है, हवा बाहर जा रही है. alveoli, trachea, pharynx, larynx, ये गलत हो गया बच्चे. larynx पहले आता है, pharynx बाद में आता है, ये भी गलत है. alveoli, trachea, larynx, pharynx, nostrils. This is correct. D option. बचे A ऑप्शन में क्या है? ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स लिख दिया. अगर ये ब्रोंकियोल्स इधर आ जाते और ब्रोंकस इधर, तो ये सीक्वेंस भी सही हो जाता. इसमें क्या गड़बड़ है? ये ब्रोंकियोल इधर और ये इधर. दैट्स इट. इसलिए मैंने A को एक बार छोड़ दिया था, पर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि D ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14. पहले इसको लेबल करिए. नंबर 2 इज बोमन्स कैप्सूल. नंबर 1 ये बाहर आ रही है, कैपिलरीज. देन नंबर 3 इट इज ट्यूबुलर पार्ट. बच्चे आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसको ट्यूबुलर पार्ट बोला गया है. एंड नंबर 4 इज कलेक्टिंग डक्ट्स. ओके, ऑल राइट. आइडेंटिफाई करेक्ट लेबल विद फंक्शन. बच्चे नंबर 1 रेनल आर्टरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां से तो ब्लड नीचे आ रहा है, तो रेनल आर्टरी तो नहीं है. दिस इज रॉन्ग. Bowman's capsule collects the blood. Collects the blood. बच्चा this is wrong. It collects the filtrate.
collects the filtrate from glomerulus. तो बी भी गलत है. कलेक्टिंग डक्ट, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, बच्चे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. यूरिन डाइल्यूट नहीं होता है यहाँ. ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन reabsorb salts and major amount. बच्चे डी इज करेक्ट. What is the function of tubular part? It will reabsorb salt and major amount of water of nephrons. ठीक है, D is correct. 14D. चलो, all right. चलिए next question. Question number 15. Identify the correct statement about process of hemodialysis represented by diagram given below. Okay, very good question. Hemodialysis पे based है. Okay, during this passage waste products from blood pass into dialyzing fluid facilitated by diffusion. बच्चे यही correct option है, A. डिफ्यूजन की मदद से क्या होता है, ब्लड का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स अकर. बच्चे इसमें रीअब्जॉर्प्शन जैसा कोई प्रोसेस नहीं है. पेशेंट्स ब्लड पासेस थ्रू ट्यूब्स हैविंग इम्परमिएबल लाइनिंग. दिस इज रॉन्ग, दिस इज परमिएबल. ये भी गलत है. द फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन इज एंटर्ड इनटू. बच्चे डायलाइजिंग सोल्यूशन पेशेंट की बॉडी में नहीं जाता. दिस इज रॉन्ग. तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन इज ए. यू नीड टू रिमेंबर हीमोडायलिसिस में नो ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर कंटेंट की कोई रेगुलेशन नहीं होती, सिर्फ सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं. सो एंड दैट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड. इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? All right. चलो next question. Question number 16. Observe the flow chart of breakdown of glucose by various pathways. देखो बच्चे, हमेशा लेबल करो. This is glycolysis. Ethanol plus CO2. This is fermentation. Lactic acid. This is anaerobic respiration. Anaerobic in muscles. Anaerobic respiration in muscles, and this is aerobic. And where is this occurring? This is occurring in mitochondria. Where is glycolysis occurring? This is occurring in cytoplasm. चलो अब आइडेंटिफाई करिए. नंबर ए किसके साथ मैच करेंगे? फर्स्ट स्टेप. ऑल राइट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इन ब्रेकडाउन A4. अब A4 तो बच्चे सब में ही है, तो आप उसे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. अब देखो B. व्हाट इज B? B इज फर्मेंटेशन. सो दिस प्रोसेस इज अकरिंग. ओके, जस्ट अ मोमेंट. दिस इज हियर एंड B इज 3 ईस्ट. B3 किधर है? B3 2 में है, तो C और B खत्म. अब देखो C. C is anaerobic respiration in muscles. So this is lack of oxygen in muscles. D2. अब D2 किस में है? D2 सिर्फ D में है, तो मतलब A भी खत्म. ऑलराइट, चेक करने के लिए C देख लो. C is, ओहो जस्ट वन, मैंने सॉरी मैंने गलत ऑप्शन पिक कर लिया. जस्ट अ मोमेंट. D है एरोबिक. Aerobic will occur in mitochondria, right? तो D1 किस में है? ये रहा A4, B3, C2. It occurs where there is lack of oxygen. Okay, we'll pick option A. मैंने ऊपर नीचे कर दिया था. Okay, option A, 16A. All right. चलो, let's move on. Question number 17. When light falls on a smooth polished surface, the most of the light is reflected in same direction, refracted, scattered away. But it is reflected in the same medium. Refraction तो नहीं होनी चाहिए, reflected ही होगा. तो reflected in same direction मतलब reflected in same medium. All right.
All right. Okay, question number 18. All right, this is showing concave mirror, how to determine focal length. अब बच्चे बेस्ट रिजल्ट किसने ऑब्टेन की है? व्हाट डू यू थिंक? इसमें बच्चे देखो यहां और यहां, मतलब टेढ़ा रखा हुआ है, ये एकदम सीधा है, तो आई थिंक द बेस्ट रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए, 18A। बच्चे इसमें देखो स्क्रीन और ये जो मिरर की पोजीशन है, इट इज टिल्टेड, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऐसे रखे हुए, तो ये गड़बड़ है सेटअप में। इसमें ये सीधे है। 18A। क्वेश्चन नंबर 19। इन ग्लास प्रिज्म emergent ray is not parallel to incident ray because, बच्चे ग्लास प्रिज्म में इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, एंगल पे है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, और ग्लास स्लैब जो होती है उसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के साथ, एंड दिस इज द रीजन यू से इमर्जेंट रे इज पैरेलल। तो 19th बी। क्वेश्चन नंबर 20। फ्लिंट ग्लास 1.52 एंड डायमंड इज 2.42। तो बच्चे इसमें करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। डायमंड के अंदर स्पीड सबसे कम हो जाएगी, फ्लिंट में उससे ज्यादा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज मोर, दिस इज रॉन्ग। इक्वल टू स्पीड, ये भी गलत है। सी, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास इज मोर, सी इज करेक्ट। बच्चे सी ऑप्शन करेक्ट है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 21। अब बच्चे इसके अंदर क्या हो रहा है, जो लाइट रे आई है वो पैरेलल है, पैरेलल। ओके, तो यहां आप क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री के लॉज निकाल सकते हो। दिस शुड बी एट 90 डिग्री। बच्चे अगर ये 90 डिग्री पे होगी तो इंसिडेंट रे जो आएगी वो दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमेशा पैरेलल होगी। ओके, if m1 and m2 are inclined at 90 degree then incident ray reflected rays will be parallel। बच्चे ये चीज आप याद रख सकते हो, दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव रिलेशन विद टेम्परेचर, ऑप्टिकल डेंसिटी विल वेरी। ओके जानवी, सी ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कैसे रेयर और डेंसर मीडियम्स में देखते हैं, जैसे एयर है तो टेम्परेचर के कारण उसकी डेंसिटी तो चेंज होती है। क्या ऑप्टिकल डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? ऑप्टिकल डेंसिटी, आई थिंक इसका बच्चे रिलेशन नहीं होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव रिलेशन विद टेम्परेचर। अगर ऐसा होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जानी चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज से ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है, ओ सॉरी मास डेंसिटी चेंज होती है, बट आई डोंट थिंक सो इट हैज एनी इफेक्ट ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, सो वी विल से दैट इट डज नॉट हैव रिलेशन विद टेम्परेचर। रेस्ट थोड़ा सा मुझे डाउट ये कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो आउटर लेयर्स हैं वो कोल्डर हैं, उनका टेम्परेचर कम है, और जो इनर लेयर्स हैं वो वार्मर हैं। तो हम कहते हैं कि जो आउटर लेयर्स हैं वो डेंस हैं, सॉरी आउटर लेयर्स जो हैं वो क्या कहते हैं हम, डेंसर, राइट। डेंसर की रेयर कहते हैं, व्हाट डू वी से? आउटर लेयर्स आर डेंसर और रेयर? रेयर कि डेंसर? डेंसर, आउटर लेयर्स आर डेंसर, इनर लेयर्स क्या होती है, रेयर। श्योर, उल्टा तो नहीं बोल रहे हम?
उल्टा बोल रहे हैं। बच्चे आउटर लेयर्स को हम रेयरर बोलते हैं, मैं उल्टा बोल रहा हूं। आउटर लेयर्स आर रेयरर, इनर लेयर्स आर डेंसर। ओके, तो देखो टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन तो बन ही नहीं रहा ना। आउटर लेयर्स कूलर है, वो फिर भी रेयरर है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का आई थिंक इससे कोई लेना देना नहीं है। सो वी शुड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो रिलेशन। ठीक है, क्लियर? वही तो मैं कह रहा हूं बच्चे, ऑप्टिकल डेंसिटी का मुझे नहीं लगता टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन है। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन नहीं है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑप्टिकल डेंसिटी ही तो डिसाइड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मास डेंसिटी चेंज होती है टेम्परेचर से, मास डेंसिटी चेंज होती है टेम्परेचर से, पर ऑप्टिकल डेंसिटी आई डोंट थिंक सो इट विल चेंज विद टेम्परेचर। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? रेस्ट वी कैन चेक। I have to check this out whether it will work in all situations. Clear? Just put it on Google, एक बार Google पे देखो क्या बोलता है। Put this same question on Google. ठीक है ना? एक बार करके देखो। Let's see. All right. चलो, let's move on. बच्चे I have to check this question, not sure. मुझे तो डाउट हो रहा है खुद। बच्चे एग्रीड, लेस डेंस। अनीशा, लेस डेंस किस सेंस में कहा गया है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो ये मास डेंसिटी को रिलेट करने के लिए कहा गया होगा। आर दे टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में तो आउटर लेयर्स आर डेंसर, इनर लेयर्स आर रेयरर। व्हाट डू यू वांट टू से? एटमॉस्फेयर की जो आउटर लेयर्स हैं, अनीशा एग्रीड। आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, आउटर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर रेयरर और डेंसर? आउटर लेयर जो एटमॉस्फेयर की है वो ऑप्टिकली डेंस है कि रेयरर है? हमसे रेयरर है, रेयरर। और जो इनर लेयर्स है वो क्या है? डेंस। इनर लेयर्स क्या है? डेंस। तो टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होता है? एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में कि, और ठंडा कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर की हायर लेयर्स में। तो उल्टा हो गया ना काम, वही तो गड़बड़ है। चलो लेट्स चेक, विल चेक दिस आउट। जस्ट पुट इट ऑन गूगल, यू विल गेट द आंसर। पर विकिपीडिया पे मत देखना, डोंट सी इट ऑन विकिपीडिया। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 22 चेक करके देख सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स चेक दिस आउट, नॉट श्योर। क्वेश्चन नंबर 22। ऑल राइट, ओके, ये तो क्वेश्चन बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस। तो इसमें सही कौन सा है? ये रहा, सी ऑप्शन। Light ray parallel to principal axis, it will pass through focus. Okay, question number 23. All right. बच्चे इसमें क्या दिखाया गया है कि वाटर पैरेलल टू कॉन्वेक्स लेंस कैप्टन। ओके, वाटर के अंदर रखा गया है लेंस को, वाटर के अंदर लेंस को रखा गया है। अब बच्चे वाटर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। लेंस का जो ग्लास है वो डेंस है। ओके, इन द गिवन फिगर पाथ ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी kept in medium of refracting mu w. ओके, ऑल राइट। बच्चे जनरली हम क्या फील करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रेयर होगा और ग्लास का डेंसर। पर बच्चे इस केस में क्या हुआ है, देखो ग्लास को हमने वाटर में रखा है और लाइट रे बिल्कुल पैरेलल निकल गई। तो दैट मीन्स when light is passing from water to glass and then back to water, there is no refraction. यहां बिल्कुल रिफ्रैक्शन नहीं हुई।
तो बच्चे ये तो तभी पॉसिबल है अगर इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो। तो विल पिक ऑप्शन बी, विल पिक ऑप्शन बी। पैरेलल तो तभी निकल सकती हैं अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो। पर आई थिंक अगर मैं एनसीईआरटी की बुक में वैल्यू देखूंगा तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम दिया हुआ है, पर इन्होंने इसके अंदर एक स्पेशल केस बना दिया कि लाइट रेज पैरेलल निकली हैं, तो यहां जो ग्लास यूज हुआ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के इक्वल है, तभी लाइट रे पैरेलल गई है। यहां ना आप एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और याद रख सकते हो, अगर हम कभी किसी लेंस को ऐसे मीडियम में रखें जहां मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ग्लास से ज्यादा है, तो बच्चे लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। दैट सिंपली मीन्स अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखूं जहां उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, तो बच्चे आपका कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा और आपका जो कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल, okay, Janvi is saying it is inversely related to temperature. That means if temperature increases, refractive index will decrease. All right, ठीक है जानवी, thank you so much. तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, गॉट इट। तो बच्चे यहां आप क्या याद रख सकते हो कि अगर हम लेंस को ऐसे मीडियम में रखें जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का उस लेंस से ज्यादा है, तो बच्चे लेंस का जो नेचर है ना वो चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। अब बच्चे अनिरुद्ध, मिरर में तो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, रिफ्रैक्शन थोड़ी देख रहे हैं हम, मिरर में तो रिफ्लेक्शन होनी है। ओके चलो, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 24, the minute particles and molecules of atmosphere deflect light in all directions। तो बच्चे यहाँ कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व है? स्कैटरिंग इफेक्ट। ऑलराइट, 24B। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे, Na2CO3 X and H2O। ओके, दिस शुड बी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहां ऑप्शन क्या है? इट इज एंडोथर्मिक, ओके, इट इज नॉट एक्सोथर्मिक एंड गैस इज इवॉल्व। तो विल पिक ऑप्शन बी। बच्चे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है नहीं, दिस इज एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक नॉट एक्सो, एंड गैस इवॉल्व इज CO2। ऑल राइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, a boy recorded a pH value of soil sample A, rainwater sample B, tap water C, vinegar D. He plotted pH value of 4 samples. All right, which of the following sample has highest concentration of H plus ion? बचे sample D, जिसका pH सबसे कम है, it will have maximum H plus ions concentration। तो बच्चे हमारा आंसर क्या होगा? डी, विनीगर। देन क्वेश्चन पीएच वैल्यू से ही पता लग रहा है वो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, डायग्राम शोज रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट H2SO4 एंड 5 डिफरेंट मेटल्स, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। तो बच्चे इसके अंदर अगर हम रिएक्शन करके देखें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। बच्चे देखो, कॉपर के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा डाइल्यूट का, तो रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स इज नॉट सेम इन ईच टेस्ट ट्यूब। व्हाट यू हैव टू डू? इनकरेक्ट। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। बच्चे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मैग्नीशियम सबसे रिएक्टिव है तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसमें ही बनेगी। नो बबल्स आर सीन इन केस ऑफ कॉपर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। रिएक्टिविटी ऑर्डर इज मैग्नीशियम। ओके, तो ये भी गलत हो गया,
Kanaka MgAl. तो बचे MgAlZNFeCu. This is the reactivity series. तो reactivity series गलत दी है. That the rate of evolution of hydrogen gas bubbles is not same in each test tube. A is correct. बचे you need to remember this is not talking about copper. कॉपर का रिएक्शन नहीं है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये चीज याद रखना. तो विल टेक इट एज अ जनरल स्टेटमेंट कि जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस बन रही है. ऑलराइट, तो एबीसी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी इज रॉन्ग और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है. रिएक्टिविटी सीरीज उल्टी है, मतलब सीक्वेंस गलत है. चलो क्वेश्चन नंबर 28. Electronic configuration of 6 elements A to F are given. Which of the following compound has wrong formula? अब बच्चे इसमें कटायन देखो, कटायन ये है 2,1, so it has valency of +1. This has valency of -2. A to B, this is correct. 2,6, this is -2, and this is this is -3. ये तो दोनों ही माइनस में चले गए. इज द फॉर्मूला करेक्ट? 2,6 -2 2,5 -3. Is this possible? Is this compound possible? No, दोनों नेगेटिव है, not possible. 2,5 -3 2,2 +2, so that means D3C2. C2D3. Now this one is possible. D3 to the, all right. 285 -3 +2. So this is EF3. This is not possible. तो बच्चे इसमें बचा गया which of the following compound has wrong formula. तो बच्चे 2 and 4 हमने wrong formula निकाला है, D ऑप्शन. 2 and 4 wrong formula. बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप वैलेंसी डिसाइड करोगे एंड देन द मोस्ट प्रोबेबल केमिकल फॉर्मूलाज. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कैसे किया हमने? इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 29. ब्लू लिटमस पेपर इन डाइल्यूट H2SO4. पहले ब्लू लिटमस को बच्चे डाइल्यूट H2SO4 में डाला, so this will turn red. And then in dilute NaOH, red will again turn back to blue. The color of litmus paper first changes to red and then to blue. 2 is correct. The color of litmus changes from blue to, this is wrong. The color shows different colors in different mediums. 4 is true. तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 and 4. Yes. क्योंकि बच्चे only 2 तो है ही नहीं, तो 2 and 4 उठाएंगे. And color of litmus paper shows different colors in different mediums. This is true. Chalo, question number 30. In 4 test tubes, there are different samples. On addition of phenolphthalein, the test tube 2 and 3 shows pink color. तो बच्चे 2 and 3 pink color दिखा रहा है, that means this is basic. And 1 and 4 shows no. तो ये acidic है. This is also acidic. Okay, 1 and 4 is also acidic. 2 and 3 is basic. Which of the following test tubes contain sample with pH less than 7? Less than 7 बचे acidic, so 1 and 4. Correct. Just a moment. Okay, red cabbage भी है. Just a moment. Moreover, red cabbage water is added to each sample. सिर्फ phenolphthalein के basis पे नहीं है. The test tube 4 shows purple color, 1 shows red, 2 and 3 shows blue color. 2 and 3 shows blue color. So that means 2 and 3 is basic. 2 and 3 basic है. Test tube 4 will show purple color. तो बच्चे purple color किस में आता है? एसिडिक में आएगा. और 1 में रेड ही है, तो दैट मीन्स दिस इज न्यूट्रल. ये न्यूट्रल है. नंबर 1 इज न्यूट्रल क्योंकि इसमें रेड कैबेज रेड ही है, इसमें पर्पल हो गया.
और इसमें ओके और इसमें ब्लू हो गया रेड कैबेज। तो बच्चे दैट मीन्स ओनली 4 इज एसिडिक, पर ओनली 4 तो है ही नहीं। जस्ट मोमेंट, टेस्ट ट्यूब 4 शोज पर्पल कलर, नंबर 1 शोज रेड। ओके बच्चे व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर आना चाहिए? ए ऑप्शन, व्हाट इज ए? 1 and 4। पर बच्चे प्रॉब्लम ये है कि 1 के अंदर कलर चेंज नहीं हो रहा, रेड कैबेज रेड ही है, 4 न्यूट्रल है। बच्चे रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट न्यूट्रल में क्या होता है, पर्पल होता है श्योर कि रेड होता है? जस्ट चेक वंस, गूगल पे एक बार सर्च करके देखना जरा। अगर आप रेड कैबेज लोगे, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का कलर क्या होगा? रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट शुड बी पर्पल, पर्पल इन न्यूट्रल। तो रेड कैबेज क्यों बोल रहे हैं इसको? ओके पर्पल इन न्यूट्रल, आर यू श्योर? तो अगर बच्चे ये पर्पल है न्यूट्रल में, तो इसका मतलब दिस इज नंबर 4 इज न्यूट्रल एंड नंबर 1 इज एसिडिक। अगर उस हिसाब से चलेंगे तो रेड कैबेज पर्पल होता है पर उसे रेड कैबेज बोलते हैं। ओके थैंक यू सो मच, मैं सोचा रेड कैबेज ही होती होगी। चलो ठीक है, तो दैट मीन्स नंबर 1, ओनली नंबर 1। ठीक है, तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, pH लेस देन 7, सी ऑप्शन। ऑल राइट बच्चे, इसके अंदर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आया है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का कलर याद रख लो, न्यूट्रल में पर्पल। ओके रेड कैबेज, आई थिंक हमने ये पहले डिस्कस नहीं किया था। रेड कैबेज इज इन न्यूट्रल इट इज पर्पल, इन एसिड it will be red, and in base it will be blue। एक बच्चे हमने हिबिस्कस का किया था, हिबिस्कस इज रेड एक्सट्रैक्ट। ओके इन एसिड कलर विल चेंज फ्रॉम रेड टू मैजेंटा, डार्क रेड कलर हो जाएगा, और बेस में हो जाएगा ग्रीनिश। तो हिबिस्कस, रेड कैबेज, एक आप याद, टर्मरिक तो हमें याद ही है, टर्मरिक। देन यू हैव वेनिला एसेंस, अनियन पील्स, दैट्स इट, ये याद रखना है। ओके मिथाइल ऑरेंज भी है, मैंने कैबेज का लिखवाया था श्योर, पता नहीं मैं तो भूल ही गया हूं, क्योंकि रेड कैबेज जनरली हम यूज नहीं करते इंडिकेटर, तो शायद याद ही नहीं रहा मुझे। रेड कैबेज पर्पल, डोंट रिमेम्बर। या जनरली हम जब नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो बच्चे टर्मरिक आता है जनरली, बहुत रेयर कोई क्वेश्चन आएगा तो हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट पे आ जाता है। रेड कैबेज का तो मैं आई थिंक सैंपल पेपर में पहली बार कोई क्वेश्चन देख रहा हूं। चलो, तो जो कॉमनली हम इंडिकेटर्स यूज नहीं करते, कई बार उनके कलर्स में कंफ्यूजन हो जाती है। चलो लेट्स मूव ऑन। रेड कैबेज इज पर्पल इन कलर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 31 to 34। Okay, assertion reason, बच्चे this question is from NCERT, it is redox, तो assertion is true। In a redox reaction, oxidation reduction take place simultaneously, true, and this is the correct explanation, A। 31 का A आएगा। All right, 32, aluminium chloride is a basic salt, कैसे पता लगेगा? AlCl3, इसमें बचे AlOH थ्राइस बनेगा एंड HCl बनेगा। अब बचे HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बच्चे बेसिक सॉल्ट तो बन ही नहीं सकता, इट इज एसिडिक, तो असर्शन इज फॉल्स। तो बच्चे अगर असर्शन फॉल्स हो गया तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए, रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर असर्शन फॉल्स है तो रीजन ट्रू होगा। और अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो बच्चे रीजन बिल्कुल ट्रू है, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। मगर अगर असर्शन फॉल्स हो गया तो मतलब डी ऑप्शन ही होगा, दोनों तो फॉल्स हो नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 33,
In healthy adult, the initial filtrate of kidneys is about 180 liter daily, but actual volume excreted is only a liter. बच्चे लीटर तो नहीं होता, it's about 2 liters. एक बार रीजन पढ़ते हैं. Most of the filtrate is lost from the body in the form of sweat. बच्चे this is wrong. रीजन तो गलत है. तो I think we have to pick assertion as true. C. बच्चे मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट हमारी बॉडी से स्वेट से निकलता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? फिल्ट्रेट निकलता है कि वेस्ट निकलता है? ओके, अगर मैं समर मंथ्स में देखूं, समर मंथ्स में, पर बच्चे इसमें आई थिंक फिल्ट्रेट का ये क्राइटेरिया नहीं है, बस हमें वाटर कंजर्व करना होता है. अगर स्वेटिंग ज्यादा होती है तो यूरिन भी कम हो जाता है. तो आई थिंक रीजन को हम गलत मानेंगे, असर्शन को ट्रू मानते हैं. 33C. व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको, इसका क्या आंसर होना चाहिए? 33C. कैन वी से कि मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज लॉस्ट थ्रू स्वेट? बच्चे समर मंथ्स में स्वेटिंग ज्यादा होती है पर उस टाइम यूरिन भी कम हो जाता है. विंटर टाइम में स्वेटिंग कम है तो यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाती है. तो स्वेटिंग का रिलेशन तो है. Yes, Simran, that is a very good point. अगर हम बहुत ज्यादा स्वेट भी करें फिर भी हम 170 लीटर तो स्वेट नहीं करने वाले. मेजर जो रीजन है कि इनिशियल फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट किया जाता है ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके. चलो, एग्रीड, सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 34. Is it possible to see virtual image with naked eyes? Yes. Sorry, impossible बोला है. This is wrong. We can see virtual image with naked eye. देखते हैं, हम रोज अपनी इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं. The rays do not actually emanate from a virtual image. बच्चे देखो, assertion false हो गया. It is impossible to see a virtual image with naked eyes. I do see a virtual image. If I stand in front of a plane mirror, I am able to see my virtual image. The rays do not actually emanate from a virtual image. Do not. Okay, देखो बच्चे, इसका ये मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं, जो रेज हैं वो वर्चुअल इमेज से एक्चुअली नहीं आती बाहर. दिस इज ट्रू, क्योंकि डाइवर्ज होके वो हमें ऐसा लगता है वहां मीट हो रही है. तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू. विल पिक डी ऑप्शन. हमें ऐसा लगता है कि इमेज वहां बन रही है. Question number 35. Table given below shows reaction of few metals with acids and base. All right. बच्चे, metal M reacting with both acid and base to produce hydrogen gas. तो बच्चे, this is amphoteric. This is also amphoteric. Acid base दोनों के साथ reaction है. Okay, which of the following is amphoteric? M and P. M and P, C ऑप्शन. इनमें से कौन सा एलिमेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकता है? जो एम्फोटेरिक है, दैट इज M and P, बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ऑलराइट, चलो, क्वेश्चन नंबर 36. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? बच्चे, हियर यू हैव टू टॉक अबाउट सिंगल सर्कुलेशन. फिशेस के अंदर होती है सिंगल सर्कुलेशन. तो बच्चे, इसका सही आंसर है डी. बच्चे, सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? ब्लड गोज टू गिल्स, इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड, गिल से बॉडी ऑर्गन्स के पास, वहां ऑक्सीजन डिलीवर होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में. तो दैट इज सिंगल सर्कुलेशन. पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह में सब में डबल सर्कुलेशन है. पर बच्चे, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये चीज याद रखनी है. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सेस विद ईच अदर. ओनली इन मैमल्स एंड बर्ड्स वी हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? पाइसेस ओनली. पाइसेस के अंदर बच्चे सिंगल सर्कुलेशन है. ओके, क्लियर एवरीबॉडी? आप जब ऊपर जाओगे तो वहां जाके हार्ट में डिवीजन शुरू होती है, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड आपस में मिक्स हो जाता है.
ओके, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें से कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस में नहीं होता? बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 नहीं होता, बाकी सारे इवेंट्स होते हैं। रिडक्शन होगी, ओके, जस्ट अ मोमेंट, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू CO2 टेक्स प्लेस, ओके, टेक प्लेस, नॉट द, ओके, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, मुझे लगा नॉट टेक प्लेस। 37C, reduction of CO2 into carbohydrates. 38, all right, excretory system of human being consists of a kidney, a pair of ureters, urinary bladder, urethra. Okay, C option, very easy question, human excretory system पे based है। 39, 1/2 of convex lens is covered with black paper. The size of image produced will be, बच्चे इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सो सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जस्ट अ मोमेंट, ओके, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चे, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज है उसी हिसाब से साइज बनेगा। हम ये नहीं कह सकते कि उसका पेपर कवर हो गया है तो 2/3 साइज हो जाएगा, 1/4 साइज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो दी नहीं है, तो we'll pick same size as that of the object. Yes, intensity will decrease, intensity decreases. चलो, okay, question number 40, two lenses of focal length 20 centimeter and -10 are combined. बच्चे पावर निकालो, combined पावर निकालिए, it would be equal to 1, okay, just a minute, P is equal to P1 1/20 or 100/20, that's equal to 5D, and P2 is equal to -10D, इन दोनों को प्लस करो, -5D। तो बच्चा दिस इज एक्टिंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क कर रहा है, ऑलराइट, इट इज एक्टिंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस। और बच्चे इसका फोकल लेंथ क्या बनेगा? -10 सेंटीमीटर, नहीं, -10 कैसे बन गया? -5, सो F इज इक्वल टू, क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, चेक करिए एक बार, बी ऑप्शन आ रहा है, -10 आ रहा है, ऑल राइट, 5D है, सॉरी 50 हो जाएगा, नहीं 5D है ना, तो F इज इक्वल टू 1/P, दैट्स इक्वल टू 0.2। बच्चे -10 कैसे आ रहा है? मैं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं? what mistake am I making? Okay, according to solution no option is correct. क्यों? हमने क्या गलती करी है, चेक करो एक बार। 20 1/0.2 आना चाहिए, 1/0.2, डाइवर्जिंग लेंस ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर, बट ओके, चलो, मतलब आप मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ जा रहे हो। जस्ट अ मोमेंट, लेट्स चेक इफ दे हैव गिवन द सॉल्यूशन, एक मिनट रुको, लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 40। okay, question number 40, let's check what solution have they given. okay, इन्होंने क्या किया, ऑल राइट, इन्होंने उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल दी है। ओके, हमने क्या किया था, हमने पहले पावर निकाल के फिर किया, ऑल राइट। हाँ जी सिमरन। सर क्वेश्चन में हमारे पास फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर और -10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सोल्यूशन में -20 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, इतनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन। F1 -20 और F2 10, उधर क्या दिया है क्वेश्चन में? सर उधर +20 और -10 उल्टा दिया है,
यस सर। ये हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, एक बार चेक करें। बड़ा ही आपने तो बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन की है, इतना तो मैंने भी नहीं देखा। यस, उल्टा दिया हुआ है, एंड दिस इज द रीजन वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर, है ना? यस सर। ओके, वेल वेल स्पॉटेड। तो फिर वही बात होगी कि अगर क्वेश्चन गलत होगा तो आंसर कहां से सही आएगा। चलो डन। तो मतलब अगर -20 और 10 लेके कर लेंगे तो फिर सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41, एंजाइम ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन वर्क इन, बच्चे ट्रिप्सिन वर्क्स इन बेसिक मीडियम, पेप्सिन वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, तो बेसिक एंड एसिडिक मीडियम रिस्पेक्टिवली। 41A। क्वेश्चन नंबर 42, the force that blood exert against wall of vessels, more in arteries, less in veins, B option. Okay, all right. Question number 43, mirror formula है, object of size 7 centimeter placed at 27 centimeter, concave mirror of focal length 18 centimeter, so that means it is between F and C. At what distance from the mirror should be placed so that a sharp focused image? Okay, बच्चे आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। यहां आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज -27, फोकल लेंथ इज -18, यू हैव टू फाइंड V, यूज मिरर फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। प्लस में तो आंसर नहीं आएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। ओके, ऑल राइट, मुझे लगता है यहां सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि -27 तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं बचे, तो -27 पे भी नहीं बनेगा। -54, कैलकुलेशन भी नहीं करने की जरूरत, रे डायग्राम की नॉलेज से ही हम कर सकते हैं, बिकॉज 27 सेंटीमीटर इज नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज 27 पे कैसे बन सकती है? इट शुड गो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? 18 36 तो 36 से आगे चली गई, -54, 43D। इज दिस क्लियर? इसमें हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, रे डायग्राम की नॉलेज से ही कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 44, स्लैब दिखाया है। 45, 30, for the same angle of incidence the refraction into transparent medium P and Q is 30 degree and 20 degree. oh ये क्या हुआ? For the same angle of incidence of what is the refraction angle, okay, एक में 30 एक में 20, ऑल राइट। इस वाले में 30 डिग्री हुआ, इसमें 20 डिग्री हुआ, ऑल राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मीडियम पी कौन सा है? ये रहा। मीडियम पी इज डेंसर मीडियम देन मीडियम क्यू, दिस इज रॉन्ग। स्पीड ऑफ लाइट इज बोथ सेम, नो। मीडियम क्यू इज डेंसर, सी इज करेक्ट, क्योंकि बच्चे साइन आर, अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखूं क्यू में पी के मुकाबले ज्यादा है, तो मीडियम क्यू इज डेंसर। क्लियर? ऑल राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 45, फोकल लेंथ ऑफ अबव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी यहीं बनेगी, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, काम खत्म। 45D, देखो फोकस क्या है? फोकस 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 20 पे रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। 45D। 46, a convex lens has focal length 30 centimeter if the object is placed at distance of 15 from it, then magnification produced, बच्चे पॉजिटिव में आनी चाहिए, बड़ी आएगी, तो मेरे हिसाब से तो 6 लिख सकते हैं सेफली। आप क्या सोचते हो? नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 लिख दें सीधा कि 2 लिखें? 2 या 6, ये 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 और 6 में से आंसर होगा कुछ। देखो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15,
बताइए v की वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू क्या आ रही है? 30। तो इसका मतलब 2 आंसर आएगा। 2 आंसर करेक्ट। डबल साइज। 6 तो बहुत ज्यादा हो जाता ना, 6 वुड बी वेरी लार्ज। ओके, मैंने प्लस देखा, मतलब 1 और 0.5 तो होगा नहीं, बहुत बड़ी इमेज बनती तो 6 कर देते हैं, पर नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 2। चलो क्वेश्चन नंबर 47, बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ग्लास प्रिज्म, स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। अगर बच्चे ये सेम हॉलो ग्लास प्रिज्म से पास करते फिर क्या होता? बच्चे नो स्पेक्ट्रम। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर बच्चे हॉलो ग्लास प्रिज्म है, हॉलो ग्लास प्रिज्म है, तो बच्चे नो स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड, फिर कोई स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा। 47D, हॉलो ग्लास का क्या, हॉलो ग्लास प्रिज्म का क्या मतलब है? हवा भरी है अंदर, तो उसमें क्या होगा? उसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्लियर? 47 का डी आएगा। ठीक है, चलो ऑलराइट बच्चे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट विल डू फॉर टुडे। इसकी जो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं और असर्शन रीजन कल करेंगे फिर। ओके, एलिमेंट ए किसको वायर बनाने के लिए यूज किया जा सकता है? बच्चे हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चाहिए, डक्टिलिटी भी चाहिए, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ये भी चाहिए। यस, हाई। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नो, ये तो चलेगा ही नहीं। तो बच्चे आई थिंक ओनली ए, सिर्फ ए में तीनों प्रॉपर्टीज हैं जो वायर के लिए सूटेबल है। चलो ऑल राइट, ओके, तो बच्चे आज हम यहीं रुकेंगे, विल स्टॉप हियर टुडे। इसके केस स्टडी क्वेश्चंस and the remaining assertion reason questions will be picking up tomorrow. All right, so tomorrow we'll meet at 7 p.m. okay, आज यहीं रुकते हैं बच्चे, we have already I think exceeded the time, 8 बजे से ऊपर चले गए। All right, ठीक है बच्चे, we'll stop here today, we'll continue the class tomorrow. Okay बच्चे, I'll be ending the session here, see you all tomorrow.